Welcome back, dear children. So, in our previous video, we were talking about the revolt of 1857, its causes, its immediate cause, and its spread. Today, we are going to talk about main centers and leaders of the revolt. बात करेंगे आज हम मेन सेंटर्स की जहाँ पर ये रिवॉल्ट हुआ और जो मेन इसके लीडर्स रहे उनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं झांसी की। वी विल टॉक अबाउट झांसी। फर्स्ट ऑफ ऑल रानी लक्ष्मीबाई। आप सबने नाम सुना है रानी लक्ष्मीबाई का, आई गेस राइट। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्यों याद करते हैं हम झांसी वाली रानी को? हम झांसी वाली रानी को सिर्फ इसीलिए याद करते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर थी? नो। क्योंकि वो बहुत अच्छी फाइटर थी? नो। तो फिर जी, उसको याद करने का रीज़न बहुत बड़ा है। उसको याद करने का रीज़न ये है कि रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857, who challenged the British when they, on the pretext of the doctrine of lapse, refused to recognize the right of her adopted son to the throne of Jhansi. जब ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते उसके अडॉप्टेड सन को थ्रोन देने से मना कर दिया तो झांसी की रानी का जो है वो पारा चढ़ गया एंड शी सेड नहीं दूंगी मैं अपनी झांसी किसी कीमत पे किसी को नहीं दूंगी। और यहाँ पे ही नहीं रुका सब कुछ। शी वॉज जॉइंड बाय तात्या टोपे एंड टुगेदर दोनों ने मिलकर ग्वालियर को कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर से। हर करेज एंड ब्रेवरी वर अप्रिशिएटेड बाय हर ओपोनेंट्स टू। उसका करेज तो उसके जो ओपोनेंट्स थे या ब्रिटिशर्स थे जो, उन्होंने भी सराहा कि वाकई में दम है बंदी के अंदर। शी डाइड ऑन 17 जून 1858 फाइटिंग द ब्रिटिश एंड अनफॉर्चुनेटली 1858 17th June she died fighting the British. Next we will talk about Kanpur. Nana Sahib led the revolt in Kanpur. He expelled the British and declared himself as the Peshwa. He was supported by Tatya Tope of Azimullah. हमने जैसे कि बात की थी पहले भी नाना साहिब की कि वो बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, तो उनको उनका हक देने से, उनको राजगद्दी देने से, उनको उनका राजपाट देने से मना कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो अडॉप्टेड थे और वही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते वाला सिस्टम था। सो ही वॉज टू फिल्ड बाय एग्रेशन। तो उन्होंने कानपुर में इस रिवॉल्ट को लीड किया और वहाँ से ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ पेशवा। और इस काम में उनका साथ दिया तात्या टोपे ने। सो हियर वी गेट टू नो दैट तात्या टोपे वॉज समथिंग। ही वॉज सपोर्टिंग झांसी की रानी ऑल्सो एंड ही वॉज सपोर्टिंग नाना साहिब ऑल्सो. And moreover, Nana Sahib was also supported by Azimullah. In December 1857, the British recaptured Kanpur and Nana Sahib fled to Nepal. 1857 दिसंबर में ब्रिटिशर्स ने वापस से कानपुर को कैप्चर कर लिया और नाना साहिब को वहाँ से कुछ रीजंस की वजह से नेपाल की तरफ एक तरीके से कहते भाग जाना पड़ा. आरा, द रिवॉल्ट इन आरा वॉज लेड बाय एन ओल्ड चीफ्टन कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर के एक बुज़ुर्ग नहीं कह सकते हम, ओल्ड, हाँ ठीक है, थोड़ा मिडिल सी एज के चीफ्टन थे कुंवर सिंह, जगदीशपुर से बिलोंग करते थे. वो आरा में रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे. ही ऑर्गेनाइज्ड रेबल ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड उत्तर प्रदेश. मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में वो लीड कर रहे थे. उन्होंने कुछ ग्रुप्स को अपने साथ लिया था. ही वॉज एबल टू फ्री पार्ट्स ऑफ बिहार एंड एक्सटेंडेड सपोर्ट टू रेबल्स इन कानपुर एंड लखनऊ. उन्होंने बिहार के कुछ हिस्सों को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया था और सिर्फ बिहार के ही नहीं, उन्होंने कानपुर और लखनऊ के कुछ हिस्सों को भी अपने रेबल्स का सपोर्ट प्रोवाइड कराया. और फाइनली अप्रैल 1858 में ही डाइड. वही सेम रीज़न, फाइटिंग ब्रिटिशर्स. दिल्ली, अ मेजर सेंटर ऑफ रिवॉल्ट. जी हाँ, बात करेंगे दिल्ली की. दिल्ली बिकेम द सेंट्रल पॉइंट फॉर रैलिंग द रेबल्स. रेबल, बहुत बच्चों ने मूवी देखी है ना. रेबल क्या होता है? विद्रोही. बहुत सारे विद्रोही थे जहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक हुड़दंग मचा हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ. मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज प्रोक्लेम लीडर ऑफ द रिवॉल्ट बाय द सोल्जर्स फ्रॉम मेरठ हु मार्च टू दिल्ली. बहादुर शाह जफर जो है वो अगुवाई कर रहे थे इन रेबल्स की
जो मेरठ से आए थे और दिल्ली की तरफ बढ़ चले थे. But the success of the revolt was short-lived, as a strong contingent was sent by Sir John Lawrence on being apprised of the situation. एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टीजेंट भेजा गया था सर जॉन लॉरेंस की तरफ से, जिसने सिचुएशन को काबू करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. द कॉन्टीजेंट स्टॉर्म्ड दिल्ली एंड रीऑक्यूपाइड इट इन सितंबर 1857. कॉन्टीजेंट ने दिल्ली की तरफ, तूफान की तरफ से बढ़ चला था वो कॉन्टीजेंट, और उन्होंने उसको वापस कैप्चर कर लिया था सितंबर 1857 में, जिसके बाद बहुत बड़ा एक मैस्कर फॉलो हुआ था. कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़े लोगों के हुजूम को एक साथ मार देना. बहादुर शाह वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड फाउंड गिल्टी. बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमे चलाए गए एंड पता ही था गिल्टी प्रूव कर दिया गया, जबकि ही वॉज डूइंग नथिंग लेस देन fighting for himself and for his country, if and so let us say that only. But still, क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ था तो उन्होंने उन पे मुकदमा कर दिया एंड केस किए, गिल्टी साबित कर दिया उनको. ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगून वाइल हिज सन्स वर शॉटेड. उनको रंगून की तरफ ले जाया गया बहादुर शाह जफ़र को, और उनके बेटों को मार दिया गया ऑन द स्पॉट, गोली मार के. द मुग़ल एम्पायर एंडेड विद हिम. और इसी तरीके से मुग़ल एम्पायर जो है वो उनके साथ फाइनली ख़त्म हो गया. सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट. कैसे सप्रेस किया गया रिवोल्ट को? कॉन्टीजेंट भेज के दिल्ली में तो काबू कर लिया गया था, बाकी जगहों पर द रेबल्स लूटेड द गवर्नमेंट ट्रेजरी, सेट ablaze British military barracks and released prisoners from the jails. जो विद्रोही थे उन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरी को लूटना शुरू कर दिया, सरकारी खजाने को लूटना शुरू कर दिया. ब्रिटिश मिलिट्री के जो बैरक्स थे उनको जलाना शुरू कर दिया, आग लगानी शुरू कर दी, और जो उनके साथी बंदी गृह में रखे गए थे उनको छुड़वाना शुरू कर दिया. द गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हैड टू मोबिलाइज ऑल हिज फोर्सेज एंड यूटिलाइज द सर्विस ऑफ हिज बेस्ट कमांडर्स सच एज जॉन लॉरेंस, कैम्पबेल, आउटरैम, नील, रोज एंड हैवलॉक. द रिजल्ट लास्टेड फॉर अबाउट अ ईयर. इट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश. अब लॉर्ड कैनिंग को समझ आ गया था कि अब छुटपुट काम करने से कुछ नहीं होगा. सो ही अपॉइंटेड बेस्ट ऑफ हिज ऑफिशियल्स, जिनमें से कुछ थे जॉन लॉरेंस, कैम्पबेल, आउटरम, नील, रोज एंड हैवलॉक. इन सबको लगाया और तकरीबन 1 साल के अंदर इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया. द ब्रिटिश यूज्ड ऑल अटमोस्ट ब्रुटैलिटी. हद पार उन्होंने ब्रुटैलिटी यूज़ की. ब्रुटैलिटी एज इन के मतलब किसी के तरफ कोई उन्होंने दया नहीं दिखाई. बहुत गंदे तरीके से उन्होंने इंडियंस के साथ पेश आना शुरू कर दिया. हद पार रूथलेसनेस थी रिवॉल्ट को सप्रेस करने की. वो जो पॉसिबल कर सकते थे उन्होंने किया, और गंदे तरीके से किया. दे बर्न डाउन द विलेजेस. पूरे गांव के गांव जला दिए गए. एंड रिजॉर्टेड टू पब्लिक हैंगिंग्स और ब्लोइंग पीपल बाय ट्राइंग देम टू द माउथ ऑफ कैनॉन. लोगों को चौराहे पे फांसी के फंदे पे टांग देना, पूरे गांव के गांव जला देना, या जो कुछ भी आप बुरा इमेजिन कर सकते हैं वो सब बुरा उन्होंने करके इस वॉल्ट को सप्रेस कर दिया. नॉट मिसिंग आउट आर गुड टू नो पॉइंट. खूनी दरवाज़ा, उसको लाल दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली गेट के पास में सिचुएटेड है. उसको खूनी दरवाज़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि मुग़ल डायनेस्टी के लास्ट जो 3 प्रिंसेस थे ना, मुग़ल डायनेस्टी के जो लास्ट 3 प्रिंसेस थे, बहादुर शाह जफ़र के सन एंड ग्रैंडसन, मिर्ज़ा मुग़ल, खिज़र सुल्तान, और जो उनका ग्रैंडसन था मिर्ज़ा अबू बकर, उन तीनों को विलियम हॉडसन, जो कि एक ब्रिटिशर ऑफिसर था, सितंबर 22, 1857 को शॉट डेड बाय हिम. और रिवॉल्ट ऑफ 1857 के चलते ये हुआ था. तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि उन्होंने हर पॉसिबल तरीका अपनाया था रिवॉल्ट को सप्रेस करने का. तो ये उन्हीं में से एक था. और इसी साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया लास्टली. चलो डिस्कस करते हैं कि रिवॉल्ट फेल हुआ ही क्यों. बड़ी ज़ोर से चला था, बड़े ज़ोर शोर से चला था. बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी, जैसा कि हर वॉर में होता है.
आज़ादी की लड़ाई में ऐसा ही तो होता है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत बड़े पैमाने पे लड़ाई लड़ी जाती है। फिर तो सक्सेसफुल होना चाहिए था, फेल क्यों हुआ? कुछ रीजंस थे उसके पीछे। रीजंस थे, द रिवॉल्ट फेल्ड टू स्प्रेड ओवर द होल ऑफ इंडिया एज इट वॉज लिमिटेड ओनली टू द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के सिर्फ नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में ही फैला हुआ था, ज़्यादा आगे फैलने ही नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने, उससे पहले ही उस पर काबू पा लिया। सबसे पहला रीज़न तो ये था। बहुत सारे रीजन्स और बहुत सारे रिलीजन्स इससे अनअफेक्टेड थे। बड़ा पॉइंट है, जब सारे लोग ही मिलकर साथ में नहीं आएंगे तो किसी भी चीज़ की लड़ाई सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। फिर मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट कुड नॉट मैच द डायनामिक्स एंड एबल लीडरशिप ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे हर चीज़ में। इंडियन लीडर्स की साथ यही तो प्रॉब्लम थी। पहली चीज़ तो एकता नहीं थी, दूसरी चीज़ वो नई चीज़ों को अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश के वीर लड़ाकू नहीं थे, राजा लड़ाकू नहीं थे, ट्रेंड नहीं थे, था बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें थी, बट यू नो टेक्नोलॉजी कुछ होती है, कोई चीज़ होती है टेक्नोलॉजी भी। तो यहाँ थोड़ी सी मात खा गए हम लोग, ब्रिटिशर्स के डायनामिक्स को मैच नहीं कर पाए। द लीडर्स वर मोटिवेटेड बाय देयर पर्सनल गेन्स रादर दैन लव फॉर देयर कंट्री एंड मेनी ऑफ देम लैक्ड फोरसाइट एंड डिटर्मिनेशन। हर राजा की जो दूरदृष्टि होती है वो इतनी एक जैसी नहीं होती, प्लस हर राजा एक ही दूरदृष्टि से नहीं सोचता। तो सबसे बड़ी खामी अगर हम कहें, सबसे बड़ी कमी हम कहें तो वो यही रह गई कि सब लड़ाई लड़ रहे थे अपने अपने पर्सनल मोटिव के लिए, एकता वाली फीलिंग नहीं थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर हम लड़के इनको एक बार में यहाँ से भगा दें तो हमारा देश इनसे आज़ाद हो जाएगा। सब ये सोच रहे थे कि हम लड़के इनको अपने राज्य से निकाल दें और अपना राजपाट वापस हासिल कर लें। दूरदृष्टि से कोई नहीं सोच रहा था। द रेबल्स हैड नो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड प्लान्स, क्योंकि ये लड़ाई वैसे तो एक सोचे समझे प्लान के अकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी, पर अचानक से बिना सोचे समझे शुरू हो गई। इस लड़ाई का बहुत बड़ा प्लान था, इसको प्लान किया जा रहा था पहले से ही, बट एक इंसिडेंट की वजह से अचानक से ये लड़ाई शुरू हो गई तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। फिर बाद में उन प्लान्स को कोऑर्डिनेट नहीं किया जा सका, प्लस जो गेन्स उनको हो रहे थे, जिन चीज़ों को हासिल कर रहे थे वो लोग लड़ाइयाँ लड़ के, रेबल्स जो कुछ भी गेन कर रहे थे उनको वापस अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना पाए। वो वहाँ पर ब्रिटिशर्स को हरा के और आगे की तरफ बढ़ चले और पीछे कोई सिक्योरिटी छोड़कर नहीं गए। ये भी एक बड़ा रीज़न था। द इंडियंस फॉट विद देयर आउटडेटेड वेपन्स अगेंस्ट द सोफिस्टिकेटेड ब्रिटिश वेपन्स। ऐसा नहीं है कि भारत में कभी वीर पैदा ही नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि भारतीय राजाओं को, उनकी सेनाओं को लड़ना नहीं आता था। आपने बहुत सारी फैंटेसी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें इंडियन रूलर्स, इंडियन सोल्जर्स को फाइट करते दिखाया गया है। वो एक्चुअली फैंटेसाइज्ड नहीं है, वो रियलिटी है। इसी तरीके से लड़े जाते थे वॉर हमारे यहाँ, बट प्रॉब्लम ये थी कि हम सब कुछ मैन्युअली कर रहे थे और ब्रिटिशर्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, टेक्नोलॉजी थी उनके पास, जहाँ पर हम मात खा गए। Many sections of the Indian population were friendly with the British, such as the ruling chiefs of Patiala, Sindhias, Nizam of Hyderabad, Holkars, Rajput princes, zamindars, moneylenders and merchants. ये इतने जो बड़े बड़े लोग थे, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट भी थे, ये सभी के सभी ब्रिटिशर्स के साथ खड़े थे। बड़ा मिसिंग पॉइंट था, और रिवॉल्ट से भी दूर थे। इन्होंने साथ ही नहीं दिया होता तो हम तभी आज़ाद हो जाते और शायद आज हमारा देश जल्दी तरक्की कर चुका होता। The newly educated Indian remains unsympathetic to the revolt. एक बड़ा कहते हैं ना कमी इस रिवॉल्ट के अंदर ये रह गई कि जिन लोगों को ब्रिटिशर्स ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ाया था, काबिल बनाया था, जैसा कि उनके शब्दों में कह सकें, तो वो पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो इस रिवॉल्ट के प्रति अनसिम्पैथेटिक थे। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इस वॉर में। उन्होंने किसी भी इंडियन की तरफ अपनी गुडविल शो नहीं की, ना ही उन्होंने उस रिवॉल्ट के अंदर अपना योगदान दिया, जिस वजह से रिवॉल्ट हार जाना
बनता था इंडियंस का, क्योंकि वो ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स तो हमारी तरक्की कर रहे हैं। यही सोच भारत की जो आज़ादी की पहली लड़ाई है उसको ले डूबी। चलो जी, अब हमने बात कर ली कॉजेज़ की, फिर हमने बात कर ली मेन सेंटर्स की, फिर हमने बात कर ली कि रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि इस रिवॉल्ट के इफ़ेक्ट्स क्या हुए। ऐसा है ना कि जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है ना, तो वो यूँ ज़ाया नहीं जाती, कुछ ना कुछ तो इसका इफ़ेक्ट होता है। एक छोटी सी चींटी भी होती है ना, अगर वो भी आपको काट लेना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पे कोई असर नहीं हुआ। आपका इतना बड़ा शरीर है, एक चींटी ने काटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है, वो अपना निशान छोड़ कर जाती है। और ऐसा ही निशान एक छोड़ा इस रिवॉल्ट ने भी, छोटा ही सही पर असरदार था। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को पावर पास ऑन हो गई। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स थे, दे वर रिप्लेस्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। बड़ा पॉइंट। थर्ड, द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइसरॉय एज ही वॉज मेड सबॉर्डिनेट टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सबसे बड़ा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उसके बाद वॉइसरॉय। गवर्नर जनरल की जगह वॉइसरॉय ने ले ली थी। आर्मी को वापस रीऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स को भरने की कोशिश की गई। The Queen of Britain, Queen Victoria, issued a proclamation in 1858 assuring the Indian princes that no further annexations would be made. Moreover, the crown promised not to interfere in the social and religious practices of the people. ये एक सबसे बड़ा पॉइंट इस रिवॉल्ट ने प्रूव कर दिया था कि अगर हम मिलकर कोई काम करें तो ज़रूर रिजल्ट लेकर आती है वो चीज़। वो ये था कि क्वीन विक्टोरिया ने 1858 में एक प्रोक्लेमेशन दी, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया कि ब्रिटिशर्स के तरफ से फर्दर कोई भी एनेक्सेशन, कोई भी चढ़ाई नहीं की जाएगी, किसी भी जगह को ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जाएगा। प्लस ब्रिटिश क्राउन की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। लोगों की, इंडियन लोगों की सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी ब्रिटिशर्स की। A general pardon was granted to the rebels except who were guilty of killing British subjects. लो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सबसे गलत चीज़ यही हुई थी इस रिवॉल्ट के बाद कि सबको माफ़ी प्रदान कर दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। पॉइंट टू बी नोटेड, ब्रिटिशर्स ने माफ़ी प्रदान की, जबकि नुकसान तो हमारा हुआ था। माफ़ी हमें मंगवानी चाहिए थी उनसे, पर वही कहते हैं ना, एकता नहीं थी, प्रॉब्लम यहीं पर थी। तो ब्रिटिशर्स ने माफ़ कर दिया सबको, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने ब्रिटिशर्स को मारा था। सो सैड। द रिवॉल्ट प्रूव टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड रेज्ड पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स अमंग द इंडियन पीपल। और आखिरकार इस रिवॉल्ट ने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत कर ही दिया। अ मेजर पॉइंट नॉट टू बी मिस्ड। कंक्लूड कर लेते हैं हम चैप्टर को। The revolt of 1857 was an unprecedented event in the history of British rule in India. ब्रिटिश रूल जब से इंडिया में आया था तब से लेकर और 1857 के रिवॉल्ट तक ऐसा कोई भी किस्सा पहले नहीं हुआ था। ये अपने आप में एक तरीके का सिंबल छोड़ कर गया। इट यूनाइटेड दो इन अ लिमिटेड वे मैनी सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी फॉर अ कॉमन कॉज। इसने थोड़ी मात्रा में ही सही पर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगा दिया था। Though the revolt failed to achieve the desired goal, but it sowed the seeds of Indian nationalism. हालांकि जो डिज़ायर्ड गोल इसका था आज़ादी दिलवाने का, वो नहीं मिला, पर फिर भी उसने इंडियन लोगों के अंदर नेशनलिज्म, देश हित की, देशभक्ति की भावना को जगा दिया था, उसके बीज बो दिए थे। दिस चैप्टर विल बी फॉलोड बाय क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और हम बाकी की सारी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। प्लस हम एक ऐसी रिसर्च एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर आपको अपने किसी भी एक फेवरेट इंडियन रूलर के बारे में, जिसने इस लड़ाई के अंदर अपना पूरा योगदान दिया, उसके बारे में आपको लिखना है। सारी चीज़ें उसके बारे में बतानी है, और क्या चीज़ें आपको उनके बारे में अच्छी लगी वो आपको रिसर्च करके लिखना है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, राइट इन सिंगल पेज लेंथ, इतना ही लिखना है, और लिखकर अपने व्यूज़ मेरे साथ अटैच करके शेयर करने हैं मेरे साथ आपको। जब अपना असाइनमेंट मुझे सबमिट करेंगे तो उसके अंदर आप उसको, डॉक्यूमेंट को अटैच करके मुझे
सेंड कर दीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी बॉन्डिंग। थैंक यू।